हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इसकी सारी थ्योरी करेंगे। डेरिवेशंस के लिए आई बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो एंड न्यूमेरिकल्स आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। चार्जेस जो रेस्ट पे थे उनके बारे में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब चार्जेस जो हैं वो मोशन के अंदर है, और अब जब चार्जेस मोशन में होंगे तो वो करंट बना देंगे। ठीक है, उसी को ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब जो करंट हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है स्टेडी, एक नॉन स्टेडी। स्टेडी का मतलब तो रुका हुआ होता है, नहीं, यहाँ पर स्टेडी का मतलब है कि करंट जो है वो कांस्टेंट है, यानी एक ही स्पीड से जो आपके चार्जेस है वो मूव कर रहे हैं, यानी टाइम के साथ बदल नहीं रहा है करंट। नॉन स्टेडी यानी कि टाइम के साथ बदल रहा है, वेरी कर रहा है विथ टाइम, जैसे कि लाइटनिंग। ठीक है, अब प्रैक्टिकल डिवाइसेस जैसे कि सेल्स, टॉर्चेस, क्लॉक्स, ये सब के अंदर स्टेडी करंट होता है, चेंज नहीं करता है करंट, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितनी टाइम में। एक तरीके से चार्ज कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, यही करंट है। ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा तो फिर वो ज़्यादा करंट देगा, कम तेज़ी से करेगा तो कम करंट आएगा। यानी एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों मूव कर सकते हैं। जो नेट चार्ज मूव करेगा उस पर यूनिट टाइम, उसी को ही हम करंट बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, एंड अगर करंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। स्टार्टिंग में कन्वेंशनल डायरेक्शन जो थी ना, हमने माना था कि पॉजिटिव चार्ज जिस साइड मूव करेंगे उसी साइड हमारा करंट मूव करेगा। बट बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज नहीं, असल में तो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो फिर हमने ये माना इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारा करंट मूव करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स कैसे हैं। फ्री चार्जेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कंडक्टर के अंदर यूजुअली चार्जेस बड़े फ्रीली पड़े होते हैं, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उनके ऊपर एक फोर्स लगती है। मेटल्स जो होंगे उनके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो ज़्यादा गुड कंडक्टर्स हैं। जिनके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करते हैं रैंडमली ड्यू टू उनके पास, क्योंकि थर्मल एनर्जी होती है उनका, थर्मली वो मोशन तो करते हैं, बट उनका नेट करंट ज़ीरो होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो सबको एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्सलरेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ा और अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैं कह रही हूँ कि जो फ्री चार्जेस है ना वो पड़े होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। जितने ज़्यादा फ्री चार्जेस हैं, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एब्सेंट है, यानी कोई वोल्टेज या कुछ भी नहीं लगा रखा मैंने, उस टाइम पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रेजेंट थे वो मूव तो कर रहे होंगे, बट वो रैंडमली मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे उनका नेट करंट जो आएगा, यानी नेट मूवमेंट जो आएगी, अगर मैं नेट वेलोसिटी देखूं तो वो हमारे पास ज़ीरो आती है। यानी नेट उनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, पर वो मूव ज़रूर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी होती है। नेट करंट उस टाइम पे ज़ीरो होता है, पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी छोटी सी वेलोसिटी आती है, वो उसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। अब वो वेलोसिटी क्यों छोटी होती है उस सब के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत सिंपल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, यानी जब फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, तब करंट जो कंडक्टर के थ्रू
जा रहा है, यानी चार्ज कितनी स्पीड से जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से जा रहे हैं एक कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो इतनी धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स की नेट वेलोसिटी 0 आ रही थी पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है उनके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी अगर वो वोल्टेज ज़्यादा होगी तो मेरा मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, यानी मेरा वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। तो यही ओम्स लॉ कहते हैं कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगी तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और करंट बढ़ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। इसी को ही बीच में हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जो कि होता है आर, जो कि होती है रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास आता है, यहाँ पे I करंट, V वोल्टेज और R रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। अगर लेंथ ज़्यादा होगी यानी जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, एंड जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। यानी अगर मेरा एरिया बड़ा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बड़ा है, तो फिर रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होगी, यानी करंट जो है वहाँ पे ज़्यादा फ्लो करेगा उसी वोल्टेज में। एक वोल्टेज लगाई जहाँ पे ज़्यादा बड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन का है वहाँ पे ज़्यादा करंट आएगा, एंड जहाँ पे कम एरिया वहाँ पे कम करंट फ्लो करेगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यानी रेजिस्टिविटी, ये रो जो है ये आपका रेजिस्टिविटी है और ये एक मटेरियल की फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, हर मटेरियल की अपनी अपनी होती है वैल्यू जो कि फिक्स्ड होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और द साइज ऑफ द मटेरियल, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि किसी भी कंडक्टर की, मेटल की क्या रेजिस्टेंस होगी वो डिपेंड करता है उसके किस मटेरियल से बना है, उसकी लेंथ कितनी है और उसका एरिया कितना है। रो एल बाय ए, लेंथ ज़्यादा तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा। अगर उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई है यानी कि वो पुअर कंडक्टर है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस भी हाई होगी। और यहाँ पे ओम्स लॉ में हम V इज इक्वल टू आई आर करते हैं या V बाय आई इज इक्वल टू आर यूज़ करते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। रेजिस्टिविटी के बारे में बात करी गई है कि वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। अच्छा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, बट वो किस पर डिपेंड नहीं करती, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस मेरी शेप और साइज पर डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी मेरी शेप और साइज के इंडिपेंडेंट होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। हमने बात करी यहाँ पर रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस जो था उसका एसआई यूनिट आ जाता है हमारे पास ओम, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट था हमारे पास ओम। रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट की बात करूँ तो ओम मीटर आ जाता है, किस तरीके से आएगा हम यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, आर इंटू ए बाय एल चला जाएगा, ए और एल का 1 मीटर मीटर स्क्वायर मीटर कट के ओम मीटर हमारे पास यूनिट आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते एक टर्म आती है कंडक्टिविटी, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमने जैसे रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया कि एक मटेरियल कितना रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई, वो वाला मटेरियल जो है उसकी रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली हाई तो होगी, बट वो उतना कम कंडक्ट करेगा करंट को, यानी उतना कम करंट आएगा अक्रॉस द सेम पोटेंशियल। तो हमने ऐसे ही कंडक्टिविटी भी एक टर्म कर दी कि कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी अब एक मटेरियल की फिक्स्ड प्रॉपर्टी हो गई, जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा वो करंट कंडक्ट करेगा, उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो सिंपली कंडक्टिविटी को हमने इससे सिंबलाइज किया सिग्मा से, और वो 1/ρ के बराबर, यानी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली इक्वल है ना। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर किसी मटीरियल की कंडक्टिविटी हाई है दैट मीन्स कि उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो लो होगी, वो ईजिली करंट को कंडक्ट करेगा, वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। हाई कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अ गुड कंडक्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। अच्छा, अब एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन की
ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी मेरे इलेक्ट्रॉन्स -2 प्लस मूव करते हैं और मेरे जो करंट है वो +2 माइनस मूव करता है। ठीक है, याद रखना है, करंट +2 माइनस एंड इलेक्ट्रॉन्स -2 प्लस मूव करते हैं। अब ये दोनों ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, है ना, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करी थी। बट द क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर करंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। करंट जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि उसकी डायरेक्शन भी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी हम सिर्फ इसलिए नहीं बोलते जिसकी डायरेक्शन है उसके बाद वो वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी के 2 रूल्स होते हैं, दोनों ओबे करे तो वो वेक्टर माना जाता है। उसके पास डायरेक्शन तो होनी ही चाहिए, दूसरा वो वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए, जो कि करंट फॉलो नहीं करता है। करंट के केस के अंदर 2 + 3 जो सिंपली 5 हो जाता है, 5 एम्पियर हो जाता है, उसमें वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो नहीं होता। दैट्स वाई करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्योंकि करंट की एक डायरेक्शन है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक करंट से ही रिलेटेड एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, जिसको हमने बोला करंट डेंसिटी, और फिर थोड़ा सेंस बनाएगा ना कि हाँ इसकी डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो हमने सिंपली करंट पर यूनिट एरिया को भी कौन सा, जो नॉर्मली फ्लो, यानी एरिया का वो क्रॉस एरिया, एक ऐसा एरिया जिसमें से करंट परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है, उस यानी कितना करंट आ रहा है पर यूनिट एरिया, कितना करंट परपेंडिकुलरली पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को ही हमने करंट डेंसिटी जे वेक्टर से सिंबलाइज करा है। क्या बोला है हमने उसे? करंट डेंसिटी बोला है। ये करंट डेंसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है, जो कि ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। ये देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, यानी कि -2 प्लस टू माइनस हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड इसका SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिख भी देती हूँ कि इसकी डायरेक्शन +2 माइनस हो जाएगी। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +2 माइनस होती है। याद करा देती हूँ एक बार फिर से, देखो जो हमारी करंट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे मूव करते हैं, वो मूव करते हैं -2 प्लस। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स तो -2 प्लस ही जाएंगे क्योंकि उनका चार्ज नेगेटिव होता है। करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे +2 माइनस मूव करता है, इसी वजह से हमारा जो जे वेक्टर है वो भी +2 माइनस मूव करता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को ही मैंने लिखा है उसके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। किस तरीके से लिखा है, इसमें मैंने J = कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि ये क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास फॉर्मूला था V = IR। रुको मैं ना ऐसे बताती हूँ, एक सेकेंड रुको। हमारे पास फॉर्मूला था V = IR, है ना। अब अगर मैं इसको इस तरीके से, अब आप देखो एक यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंट बनाना चाहूँ तो ये जो करंट डेंसिटी है ये करंट को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, एनालॉजिकली मैं देखूँ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वोल्टेज को दिखा रही है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको I की टर्म में लिखना चाहूँ तो I क्या मेरे पास आ जाएगा, V/R आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकती हूँ V × 1/R। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे करंट जो है वो J से रिप्रेजेंट, यानी करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/R को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही तो होता है सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बेसिकली 1, ये जो सिग्मा है दिस इज कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू होती है 1/ρ विच इज 1/रेजिस्टिविटी। एक तरीके से एनालॉजिकली देखें तो वो 1/R को ही रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये जो सिग्मा है ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/R को रिप्रेजेंट। ये मैं इक्वल नहीं बता रही हूँ, इक्वल नहीं है, ये बस रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं, यानी इस तरीके से हम ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं। एंड ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है, ये ट्रू है।
ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर है। अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी आती है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, इसको ध्यान से समझना। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है, उनके पास थर्मल एनर्जी थी, इसीलिए वो रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में, बट उससे कोई नेट करंट जो है वो नहीं बन पा रहा था। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे रैंडमली थर्मल एनर्जी की वजह से, बट उससे कोई नेट करंट नहीं बन रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है, वो फोर्स लगाती है कि तुम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करो। उस फोर्स की वजह से उनके पास एक्सलरेशन आती है। ऐसा कैसे, हमने पहले पढ़ रखा है फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। तो वो एक्सलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स बाय मास। फोर्स आपके पास क्या होता है, क्यू ई बाय एम। क्यू क्या हो जाएगा, आपका चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ई यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। तो यही आपकी वो एक्सलरेशन है, यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उस फोर्स से उसके ऊपर एक एक्सलरेशन आई जो कि किसके बराबर है, ई बाय एम के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो रैंडमली मूव कर रहे थे, मोशन के अंदर थे, उनके ऊपर एक एक्सलरेशन लग गई। किसकी वजह से लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगी। अब वो एक्सलरेट करते हैं, बट जब वो एक्सलरेट करते हैं फिर उसके बाद ना फिर से कोलाइड कर जाते हैं कहीं और फिर वो रैंडमली मूव करते हैं। फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्योंकि लग ही रही है, तो फिर वो रैंडमली मूव करते हैं और फिर उनको पता चलता है ओहो हमने तो सीधा जाना था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है और फिर वो सीधा जाते हैं और फिर वो कोलाइड कर जाते हैं, एंड देन फिर वो रैंडमली मूव करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनको फिर से फोर्स लगाती है और फिर वो सीधा जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है उसका पूरा असर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार कोलिजन्स हो रहे हैं। कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपना रास्ता भटक जा रहे हैं, यानी एक रैंडम मोशन को फॉलो कर रहे हैं कोलाइड करने के बाद। इस वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, यानी कि क्योंकि वो बार बार रैंडमली मूव करने लग जाते हैं, रैंडम मोशन के अंदर करंट जीरो है, ठीक है, क्योंकि वो सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो रैंडमली मूव करने की वजह से जो एक वेलोसिटी, यानी जो खिसक रहे हैं वो बहुत धीरे खिसक रहे हैं, इसीलिए हमने इसका नाम भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखा, क्योंकि बड़ा ही धीरे धीरे खिसकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है इसको ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उस एक्सलरेशन की वजह से कितनी धीरे धीरे खिसक रहे हैं, उस स्पीड ऑफ खिसकने को ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला। यहाँ पे हमने रैंडम मोशंस को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ उनका इधर इधर मूव करने को ही काउंट किया, इधर उधर के रैंडम मोशंस के डिस्प्लेसमेंट इसकी वेलोसिटी को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है ना। तो हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि अप्लाइड फील्ड की वजह से, एक्सलरेशन की वजह से आई है। ये किसकी ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसके ऑपोजिट ही मूव करेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस टू माइनस होती है, इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस टू प्लस मूव करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आया। एक्सलरेशन मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाई, ई बाय एम आई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सलरेशन इनटू टाइम हो जाएगी। वी बेसिकली यू प्लस ए टी होता है, यू जीरो हो जाएगा तो ए टी आ जाएगी ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपकी वो एक्सलरेशन इनटू टाइम आ जाएगी, राइट। यहाँ पे हमने इसी को ही ऐसे लिखा है, ई बाय एम एक्सलरेशन है और यहाँ पे टाइम है। ये जो टाइम है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एन यहाँ पे, अच्छा फिर एक करंट, पहले बार करंट का रिलेशन देखते हैं, ध्यान से सुनना। करंट का भी रिलेशन हमने यहाँ पर निकाला इनके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। करंट, अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद अपने दिमाग में सोचो, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट एट ऑल जो करंट पैदा हो रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, रैंडम मोशंस की वजह से नहीं आ रहा है। रैंडम मोशंस तो पहले भी हो रहे थे, करंट किसकी वजह से आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा,
ये बात आपको समझ में आती है इस फॉर्मूला को देख के। ये आई जो है आपका नंबर डेंसिटी यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट एरिया इनटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, इनटू योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आई इज इक्वल टू NEA/VD, है ना। तो ये नंबर डेंसिटी है, टी रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड कर रहा है, जितना उसको दो सक्सेसिव कोलिजन्स यानी कि 2 बार कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, एक बार कोलाइड किया तो मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, दूसरी बार कोलाइड किया तो टाइम स्टॉप कर दिया, वो जो टाइम आया दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। ये वो टाइम था जिस टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सलरेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा था, ना कि रैंडमली मूव कर रहा था, क्योंकि जैसे वो हिट करता है तो वो अपना रैंडमली मूव करने लग जाता है ना, फिर वो फिर वापस से सीधा मूव करता है, देन फिर हिट, देन फिर रैंडम मूव। तो रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जहाँ पे वो सीधा मूव कर रहा है और रैंडम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, और हम वही टाइम को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम वही वेलोसिटी को वही वेलोसिटी को निकालना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव करते हैं फ्रीली ओनली फॉर द रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद क्या होता है? कोलिजन हो जाता है और फिर उनकी वो वेलोसिटी लॉस्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधा यानी एक डायरेक्शन में मूव तभी करते हैं जब ये इतना टो टाइम के लिए यानी इस रिलैक्सेशन टाइम के लिए मूव करते हैं, और उसके बाद कोलिजन हो जाता है, उनकी वेलोसिटी फिर लॉस्ट होती है, उसके बाद फिर वो टो टाइम के लिए करते हैं एंड देन फिर लॉस्ट हो जाती है। यही प्रोसेस आपका अगेन अगेन चलता रहता है। अब जितना ज़्यादा लार्जर टी यानी कि जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम हो गया यानी उतनी कम कोलिजन्स हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना 2 कोलिजन्स के बीच में, इसका मतलब कम कोलिजन्स हो रही हैं, फ्यूअर कोलिजन्स। अब कम कोलिजन्स होंगी तो ज़्यादा मतलब कम भटकेंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते से, तो कम भटकेंगे तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। अगर वो कम भटकेंगे अपने रास्ते से तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब वो कम भटक रहे हैं तो ज़्यादा इस साइड मूव कर पाएंगे ना, ज़्यादा सीधा चल पाएंगे, कम भटकेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो और क्या होगा? करंट ज़्यादा होगा। एट ऑल करंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही आ रहा है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपका क्या ज़्यादा होगा? करंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपका करंट कम हो जाएगा जब आपके स्मॉलर टी यानी बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन्स हो रहे हैं, हायर कोलिजन्स, लोअर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा भटक रहे हैं अब रास्ते से, और उनका करंट भी कम हो जाएगा। तो इससे हमें एक बात तो चलती है कि जितना ज़्यादा टो होगा यानी जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, यानी जितना ज़्यादा वो सीधा मूव कर रहे हैं बिना भटके उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उतना ज़्यादा करंट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये बात तो हमें समझ में आता है। ज़्यादा कोलिजन्स है कम करंट है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है। बेसिकली ज़्यादा कोलिजन्स होंगी तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है, वो ज़्यादा भटक रहा है, कम आगे बढ़ रहा है, कम करंट आ रहा है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ये आई होप ये बात आपको क्लियर है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोबिलिटी पे। अच्छा, आप देखो मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी को मैंने म्यू से सिंबलाइज करा है। मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मोबिलिटी क्या सिंबलाइज कर रही है कि कितना वो ड्रिफ्ट, उसकी जो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा करंट, कितना वो इस साइड मूव करने की वेलोसिटी है, जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितना ज़्यादा मोबाइल हैं, यानी कितना ज़्यादा सीधा चलना चाहते हैं, बेसिकली कितने कम कोलिजन्स हो रहे हैं वहाँ पर, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी ज़्यादा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ये तो बात ऑब्वियस है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाती जाऊँगी तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना, तो करंट भी बढ़ता जाएगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ कि हर मटेरियल की कितना मोबाइल है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पर यूनिट लेगी, यानी एक ही मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा आ रही है, वो ज़्यादा मोबाइल है।
आई होप इट्स क्लियर, है ना। समझने की कोशिश करो, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बोलती रहूँगी चाहे कितना ही। सोचो, इसको दिमाग में समझने की कोशिश करो, कोई चीज़ कितनी मोबाइल है। ये दिखा रहा है कि अगर मैं सब में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही हूँ तो फिर भी कौन ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहा है वो उतना ज़्यादा उसकी हाई मोबिलिटी है। अगर मैं कह रही हूँ कि 4 मटीरियल्स हैं ABCD, ए मेरा सबसे ज़्यादा मोबाइल है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सब में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगे तो भी ए की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। आई होप इट्स क्लियर, है ना। तो देखो जो म्यू है यानी कि मोबिलिटी, वो किसके बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर थी, ई टो बाय एम, है ना। यहाँ से ई कैंसिल होके ई टो बाय एम बच जाएगी म्यू का फॉर्मूला। आई होप इट्स क्लियर। ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट पर डिवाइडेड बाय वोल्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, है ना। अच्छा, अब मोबिलिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये बात भी हमें समझ में आती है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव थोड़ी आएगी, नेगेटिव के अंदर थोड़ी मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे ना। तो मोबिलिटी जो होगी वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ कब फेल हो जाता है, जब V और I का ग्राफ नॉन लीनियर आता है। हमने यहाँ पर देखो ग्राफ कराना मैं भूल गई। ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं, यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ऐसे कंडक्टर्स का जो आर होगा वो कांस्टेंट होगा। अब सोच के देखो, रेजिस्टेंस थोड़ी बदलनी चाहिए चलते, तो जैसे जैसे मतलब बेसिकली करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का स्लोप जो है वो कांस्टेंट आएगा, इस तरीके से आएगा। और जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे, अब देखो यहाँ पे जब वी और आई का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वी बढ़ेगा, जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस के बराबर होगा ना। तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट रह रही है। ये ओमिक कंडक्टर्स हैं। बट कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी हैं जो कि नॉन यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं आती। आई और वी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट देखो इस तरीके की ग्राफ यानी इस तरीके की स्लोप आ रही है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर इसके लिमिटेशंस हैं। ओम्स लॉ फेल हो जाता है जब वी आई का ग्राफ नॉन लीनियर आता है, और ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ वी की, यानी आपने जो वोल्टेज दी है वो किस डायरेक्शन में दी है। मल्टीपल की वी की वैल्यू आ सकती है सेम आई के केस के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी दिया है गैरियम आर्सेनिक। ओम्स लॉ है वो एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल लॉ नहीं है, बट एम्पेरिकल तो ज़रूर है। यानी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, बट स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। उसी के ऊपर बिल्ड ज़रूर है सब, यानी करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। अगर बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, जिस कंडक्टर्स हैं उसकी लो रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि कंडक्ट करना है ना, उससे ज़्यादा करंट फ्लो कराना है। इंसुलेटर्स की बड़ी हाई रेजिस्टिविटी होगी, सेमीकंडक्टर्स की बीच बीच की होगी। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो मेरी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है, यानी मेरी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है दोनों ही बेसिकली इंक्रीज करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगी यानी गर्म करूँगी मैं जब बाहर का एनवायरनमेंट, तो मेरी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे सर्किट्स हैं, जब उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, उस हीट से रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकती है। ये भी ओम्स लॉ की एक डिसएडवांटेज आ जाता है रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है कि अब जो नई रेजिस्टिविटी यानी जो बढ़ चुकी है अब रेजिस्टिविटी, ये जो नई रेजिस्टिविटी है किसके बराबर आएगी, पुरानी रेजिस्टिविटी इंटू 1 प्लस एल्फा, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। यहाँ पे डेल्टा टी है, तो आप चाहे केल्विन में ले लो सेल्सियस में, एक ही बात है। तो यहाँ पे डेल्टा टी है यानी कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, उससे अल्फा आपका कोफिशिएंट होता है जो कि हर मटेरियल का डिफरेंट होगा। अगैन अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का, कितना रेजिस्टिविटी चेंज होगी कितना टेम्परेचर बढ़ाने से। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स ज़रूर मिलते हैं, है ना।
अब मेटल्स के लिए ये पॉजिटिव है, यानी अगर ये पॉजिटिव आएगी इसका मतलब कि जो टोटल रेजिस्टिविटी है वो इससे ज़्यादा आएगी, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये तो हमें पता ही है कि मेटल्स कंडक्टर्स हैं, उसमें रेजिस्टिविटी तो बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इसलिए उसकी वैल्यू अल्फा की पॉजिटिव आती है। बट सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। हमने पढ़ा था जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है, यानी करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी रेजिस्टिविटी जो है हमारी कम होती रहती है, रेजिस्टेंस कम होती है। तो उस केस के अंदर हमारा अल्फा जो है वो नेगेटिव आता है। यहाँ पर मैं ये बात लिख देती हूँ, अल्फा यहाँ पर हमारा नेगेटिव आता है सेमीकंडक्टर्स के केस में। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे बात करें कि कैसे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं फॉर अ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स में वो कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन हुआ है उसी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब वर्क डन यहाँ पर अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो वही मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू द चार्ज। एंड चार्ज को मैं आई टी भी लिख सकती हूँ क्योंकि आई आपका क्यू बाई टी होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी, जहाँ पर वी बता रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी है, आई बता रहा है कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट, एंड टी बता रहा है कितनी देर तक वो फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो वर्क डन आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो आ जाता है वी आई टी। आई होप इट्स क्लियर। और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, यही एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रही है, यानी रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसको हमने टी से बेसिकली डिवाइड कर दिया, तो टी टी कैंसिल होके पावर की वैल्यू आ जाती है वी आई, जो कि इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे सिंपली हमने वी और आई की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करा है। ये फॉर्मूलाज भी अच्छे से याद होने चाहिए। पी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो एक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें तो 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स आती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ कहाँ पे होता है? हीटिंग डिवाइसेस, बल्ब्स के अंदर इसका यूज़ देखने को मिलता है। पावर लॉस कितनी होती है ट्रांसमिशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, यानी जितना ज़्यादा करंट बेसिकली होगा उतना ज़्यादा पावर लॉस भी होगा। अब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या बताती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। ईएमएफ हमें बताती है कि बैटरी की स्ट्रेंथ कितनी है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ईएमएफ होती क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय अ सोर्स। अब मैंने आपको बताया था ना कि वर्क डन इज वर्क डन बाय द पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स, यानी सोर्स जो है, जो बैटरी है, वो कितना वर्क डन कर रही है पर यूनिट चार्ज, उससे ही हमें स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी पता चलती है, ठीक है। अब जब अगर ओपन सर्किट है, यानी कि जब करंट ज़ीरो होता है, तो यही जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज होती है, जो हम वोल्टेज मेजर करते हैं, वही वोल्टेज आपकी ईएमएफ के बराबर आ जाती है उस केस के अंदर। जब आपका ओपन सर्किट होता है यानी करंट ज़ीरो होता है, तो भी आपकी ईएमएफ जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल आ जाती है। यूनिट देखें तो इसका वोल्ट ही होता है। ये एक फोर्स नहीं होती है, बस इसका नाम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट असल में ये फोर्स नहीं होती है। अच्छा, अब ईएमएफ और वोल्टेज में फिर फ़र्क क्या है, ध्यान से सुनना। ईएमएफ हमें बताती है कितनी एनर्जी बैटरी दे रहा है पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज हमें बताते हैं कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ तब भी एग्जिस्ट करेगी जब ओपन सर्किट है, यानी जब करंट आपका ज़ीरो है। वोल्टेज तब एग्जिस्ट नहीं करती जब आपका करंट ज़ीरो है। ईएमएफ जो है वो करंट को कोज करती है, यानी ईएमएफ है उसी की वजह से करंट है, क्योंकि ईएमएफ ही तो एनर्जी दे रहा है ना। वोल्टेज जो है वो इफेक्ट है करंट का, यानी बेसिकली जो ईएमएफ है वो करंट को पैदा कर रही है, एंड करंट क्योंकि पैदा हुआ है उस वजह से वोल्टेज पैदा हुई है।
ये एक प्रॉपर्टी है सोर्स की, यानी बैटरी, मेरी जो भी बैटरी है उसकी प्रॉपर्टी है ईएमएफ। अगर उस बैटरी को उठा के मैं किसी और सर्किट में रख दूंगी तो भी उसकी ईएमएफ उतनी रहेगी। पर जो वोल्टेज है वो प्रॉपर्टी है किसी सर्किट की, किस तरीके से सर्किट जॉइंट है, सर्किट के अंदर क्या क्या है, वो वोल्टेज होती है। आगे बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है एक सेल के अंदर कितनी इंटरनल, यानी उसकी खुद की रेजिस्टेंस कितना है, एक सेल भी तो कितना रेजिस्ट कर रहा है। हमने जो अलग से रेजिस्टर लगाया है वो डिफरेंट होता है, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और जो एक सेल की खुद की रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो जो मेरी टर्मिनल वोल्टेज होगी जब करंट फ्लो कर रहा है तो वो बराबर होगी ई माइनस आई आर। ई यहाँ पे ईएमएफ है एंड आई आर आपका बेसिकली, आर आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड करंट है ये आई। तो बेसिकली आपकी जो ईएमएफ है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज, क्योंकि ईएमएफ वो एनर्जी है जो दी जा रही है, वोल्टेज वो है जो कंज्यूम हो रही है, बीच की एनर्जी लॉस्ट हो रही है ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा उसको हम कैसे बताते हैं, वी बाय आर होती है ना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। यहाँ पे हम कितना करंट फ्लो का, वी को ई लिख रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि अगर आप अगर नीचे की बात करूँ, नीचे मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं ली, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी काउंट करें तो आपकी करंट हो जाएगी ईएमएफ बाय आर प्लस स्मॉल आर। देन हम बात करते हैं अगर सेल्स को सीरीज के अंदर ज्वाइन करा है, कुछ इस तरीके से अगर हमने सेल्स को सीरीज के अंदर ज्वाइन करती हूँ मैं, तो मेरे जो सेल्स होंगे वो किस तरीके से ईएमएफ्स ऐड होंगी और रेजिस्टेंसेस ऐड होंगी। तो ईएमएफ सिंपली ऐड हो जाएंगी, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3, और जो रेजिस्टेंस होंगी वो भी सिंपली ऐड हो जाएंगी हर सेल की डिफरेंट। आई होप इट्स क्लियर। अब मान लो मैंने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को ज्वाइन कर दिया है, उनकी ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल होगी, तो उस केस में जो करंट फ्लो करेगा क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ना, तो जितनी है आपकी n ही हो जाएगा टोटल ईएमएफ। मान लो मैंने 10 आइडेंटिकल सेल्स लिए तो 10 इंटू ईएमएफ है ना, और डिवाइड के अंदर मैं आर लूँगी प्लस हर की अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एन आर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, यहीं से ही आया है। फिर मैं बात करती हूँ सेल्स इन पैरेलल की। अगर मेरे सेल्स पैरेलल में ज्वाइंट है तो उनकी मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वो सिंपली ऐड नहीं होंगे, 1 बाय करके होंगे, यानी 1 बाय रेजिस्टेंस जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो ईएमएफ होगी वो किस तरीके से ऐड होगी आपस के अंदर, उसको हम सिंपली लिख सकते हैं E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, है ना। आई होप इट्स क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ मुझे करंट यहाँ पर निकालना है, यहाँ पे भी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ही होगा करंट, बट यहाँ पर हमने लिया एम इज बेसिकली नंबर ऑफ कितने आइडेंटिकल सेल्स हैं जो पैरेलल में अटैच्ड है, एम इंटू ई लिया, डिवाइड में वहाँ पर हमने यहाँ पे छोटे से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, एम आर लेंगे, ठीक है। आई आपका एम ई बाय एम आर प्लस स्मॉल आर आएगा, ये बात याद रखनी है। वहाँ पे हमने छोटे के पास n लाया था, यहाँ पे बड़े के पास। अच्छा, अगर मिक्स्ड हो जाए, यानी कुछ मैंने पैरेलल में ज्वाइन करे हैं, कुछ सीरीज में, पर हैं आइडेंटिकल, उस केस के अंदर मैं m और n दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी e के साथ, एंड यहाँ पर हमने देखा ना बड़े के साथ मैंने पैरेलल वाले जितने हैं, मान लो मैं 4 पैरेलल में और 3 सीरीज में है, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा स्मॉल आर के साथ, एंड 4 मेरा कैपिटल आर के साथ आएगा। जितने पैरेलल में है वो कैपिटल आर के साथ, जो सीरीज में है उनका स्मॉल आर के साथ आएगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है मेरे पास किरशॉफ्स लॉ। किरशॉफ्स लॉ की अगर मैं बात करूँ तो दो लॉज हैं किरशॉफ के, एक जंक्शन रूल एक लूप रूल। इनको अप्लाई कैसे करना है ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ आएगा, थ्योरी तो बड़ी सिंपल है। देखो, जंक्शन रूल क्या कहता है कि कितना करंट, एक जंक्शन है मान लो, वहाँ पे जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। यानी कि मान लो ये कोई जंक्शन है, यहाँ पे 1 करंट और 2 करंट आया एंड देन 3, 4 और 5 लीव करके जाता है, तो 1 + 2 का जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू 3 + 4 + 5 का करंट।
लूप रूल क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप, जब हम एक तरीके से इस तरीके से मान लो मैं सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को देख रही हूँ, कौन से माइनस कौन से प्लस, तो उन सबको जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे को ज़ीरो मिलता है। यानी हमेशा एक क्लोज्ड लूप के अंदर एल्जेब्रिक सम पोटेंशियल डिफरेंसेस का ज़ीरो आता है। यहाँ पर इसको मैथमेटिकली इस तरीके से दिखाया गया है। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है ना, इस तरीके से 4 रेजिस्टेंसेस जो हैं अटैच्ड होते हैं। अब इनमें से 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू तो मुझे पता होती है, एक रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता होती, अननोन रेजिस्टर होता है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए ही व्हीटस्टोन ब्रिज बड़ा यूजफुल होता है। होता क्या है ना, R1 R2 R3 4 है ना, ये सब जब बैलेंस्ड हो जाएंगे, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड हो जाएगा, यानी कि जब R1 बाय R2 R3 बाय R4 के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पर बीच में गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं होगा। यानी जो करंट डिफ्लेक्शन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी करंट जो होगा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। उस टाइम पे हम समझ जाएंगे कि अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका है। तो आप सोच के देखो, मान लो ये R3 है जो मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, मैंने इसे जोड़ दिया। अब R1 R2 R4, अभी मैंने इनको अटैच करा R1, ये सारी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनको मैंने खुद से एडजस्ट कर रखा है, इनको मैंने एडजस्ट कर रखा है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो भी कर रहा है। अब मैं R1 R2 और R4 को एडजस्ट करती जाऊँगी, क्योंकि वो तो मैं चेंज कर सकती हूँ, तो मेरी नॉन रेजिस्टेंसेज हैं, उनको मैं चेंज करती जाऊँगी। और जिस पॉइंट पे करंट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, उस पॉइंट में मैं रुक जाऊँगी और मैं इनको इक्वेट कर दूँगी कि R1 बाय R2 R3 बाय R4 के बराबर कर दूँगी। इसी से ही मुझे उसकी अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो बेसिकली यही इसका काम भी है, और ये बड़ा यूज़फुल मेथड है क्योंकि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। जब ये बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर ज़ीरो करंट जो है वो पास कर रहा होगा, यानी करंट बीच में जो है वो पास नहीं करेगा। बैलेंस्ड कंडीशन याद रखना, ये वाली और ये वाली, यानी R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। आई होप आई एम क्लियर। अब लास्ट में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है NCERT के, वो देख लेते हैं। पॉइंट्स टू पॉन्डर, पहला क्या है कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फिर भी उसको हम एक एरो से शो करते हैं, बट फिर भी हम उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। ओम्स लॉ जो होता है वो बेसिकली लीनियर VI ग्राफ होता है, नॉट मियरली V इज इक्वल टू IR। यानी कि ओम्स लॉ कहना तो यही चाहता है ना, ओम्स लॉ का मतलब, अगर आपसे कोई ओम्स लॉ पूछता है, आप बोलते हो V इज इक्वल टू IR, बट ओम्स लॉ एग्जैक्टली तो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओम्स लॉ कहना ज़्यादा वो ग्राफ चाहता है। ओम्स लॉ ने यही तो कहा था ना स्टार्टिंग में कि जो पोटेंशियल और करंट है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही ओम्स लॉ है। तो वो जो ग्राफ है वो ज़्यादा ओम्स लॉ को डिफाइन करता है, नॉट जस्ट V इज इक्वल टू IR। थर्ड क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ओम्स लॉ को वैलिड करना है। यानी जो रेजिस्टिविटी रो है उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं आना चाहिए, तभी ओम्स लॉ जो है वैलिड होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तभी वैलिड हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर रो ये रेजिस्टिविटी चेंज होती है E को चेंज करने पर, तो जो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ये वाला रूल जो है वो ब्रेक हो जाता है। यही नॉन ओमिक बिहेवियर होता है, यानी ओम्स लॉ उस टाइम पे वैलिड नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लो होती है उस टाइम पे मेटल्स के अंदर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है और ओम्स लॉ भी वैलिड रहता है। जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हाई टेम्परेचर होता है तो कोलिजन्स चेंज होती हैं, जिससे कि रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, एंड ओम्स लॉ जो होता है वो फेल हो जाता है। तो अगर आपको ओम्स लॉ को वैलिड दिखाना है, यानी ओम्स लॉ ट्रू करना है, तो फिर रेजिस्टिविटी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा E के। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्या कहती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सुपर इम्पोज्ड है ऑन रैंडम थर्मल मोशन, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम थर्मल मोशन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, जब नहीं लगती तो सिर्फ रैंडम थर्मल मोशन होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो काफ़ी छोटी आती है। नेक्स्ट क्या है कि करंट डेंसिटी जो है उसको हमने सेपरेटली कैलकुलेट करना है हर चार्ज कैरियर के लिए, क्योंकि
डिफरेंट चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, उनका चार्ज डिफरेंट होता है, उनकी नंबर डेंसिटी डिफरेंट है। हो सकता है किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसी में होल्स ज़्यादा हैं, उनकी मोबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। इस वजह से हर चार्ज कैरियर का सेपरेटली करंट डेंसिटी को हम काउंट करते हैं, बाद में उनका वेक्टर सम करके हम टोटल करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने क्यों सेपरेट किया ये याद रखना, क्योंकि हर जो कैरियर है उसका चार्ज डिफरेंट है, उसका नंबर डिफरेंट, नंबर डेंसिटी डिफरेंट है, उसकी मोबिलिटी डिफरेंट होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का अलग कैलकुलेट होगा, होल्स का अलग, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, किरचॉफ्स के जो जंक्शन रूल है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कि जो चार्ज है वो लॉस्ट नहीं होगा, कंजर्व रहेगा, इसीलिए जो टोटल करंट था वो इक्वल आया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि होमोजीनियस कंडक्टर्स जो हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, बट अपनी अपनी लिमिट्स में। यानी जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी होमोजीनियस कंडक्टर्स में, उस टाइम पे ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, बट एक लिमिट के अंदर ओम्स लॉ जो है ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द ईएम वेव्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि उनके अंदर बार बार कोलिजन्स हो रही हैं, बार बार रैंडम मोशन हो रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो काफ़ी छोटी आती है। एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। यानी करंट का जो फॉर्मूला था दैट वाज dq/dt, यानी चार्ज पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, SI यूनिट इसका आया था एम्पियर। डायरेक्शन की बात एक बार मैं फिर से कर लेती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनस टू प्लस मूव करते हैं, करंट आपका प्लस टू माइनस मूव करता है। ओम्स लॉ की क्या फॉर्मूला था, V इज डायरेक्टली, ओम्स लॉ क्या कहता था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो इसीलिए V आपका IR के बराबर आ जाता है, जहाँ पे R आपका कांस्टेंट था जो कि रेजिस्टेंस है, इसका SI यूनिट ओम था। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ρL/A के बराबर होता है, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है जो कि हर मटेरियल की खुद की होती है और इंडिपेंडेंट होती है लेंथ या एरिया की, तो ρL/A के बराबर आ जाती थी हमारी रेजिस्टेंस, जहाँ पे L लेंथ है, A एरिया है क्रॉस सेक्शन का। इस तरीके के ग्राफ आते थे, अगर V और I की स्लोप कांस्टेंट आ रही है इसका मतलब ओमिक कंडक्टर है, अगर नहीं आ रही है कांस्टेंट इसका मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी जो है बढ़ जाती है, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट आपका कम फ्लो होता है इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, बट सेमी कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर्स का अल्फा जो होता है वो नेगेटिव आता है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव आता है। रेजिस्टिविटी जो होती है उसकी ऐसा यूनिट हमारे ओम मीटर हो जाती है। कंडक्टिविटी की बात करूँ तो वो इक्वल हो जाती है 1/1 रेजिस्टिविटी, यानी इन्वर्स हो जाती है उसके। करंट डेंसिटी की बात करूं तो वो बेसिकली क्या होता है, कितना करंट पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, यानी परपेंडिकुलरली एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, याद रखना है। इसकी डायरेक्शन सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करें तो आ जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे J I को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट डेंसिटी है, E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पोटेंशियल को कॉपी कर रही है या एनालॉजिकल है उसके, सिग्मा यहाँ पे 1/R को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कंडक्टिविटी है। सिग्मा होता क्या है, 1/ρ होती है, यानी 1 रेजिस्टिविटी होती है। नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन मूव करे तो थर्मल एनर्जी की वजह से, पर उसका कोई करंट नहीं होता है, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो इनके पास एक नेट एक डायरेक्शन आ जाती है, उसी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, बट वो बहुत स्लो होती है क्योंकि बीच में कोलिजन्स हो रही हैं और रैंडम मोशन हो रहा है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आती है, एक्सलरेशन इनटू द टो, क्योंकि यहाँ पे u0 है, v इज इक्वल टू u+at, एक्सलरेशन हमारी E/m थी, तो यहाँ पे E/m और टो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम आ रहा है उसी को ही हमने टो बोला है। I की बात करें, I हमारा किसके बराबर आ जाता है, NEAVD के बराबर आता है। दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है, एक्सलरेशन इनटू द टाइम, तो एक्सलरेशन E/m इंटू टो आ जाएगा, और करंट का रिलेशन देखें तो I आपके पास आ जाता है NEAVD, N यहाँ पे आपका नंबर डेंसिटी है, E चार्ज है, A एरिया है और VD NEAVD।
ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं सिर्फ टाइम टो के लिए, उसके बाद फिर से वो कोलिजन करते हैं, उनकी वेलोसिटी लॉस्ट हो जाती है। अगर लार्जर टो है यानी कि कम कोलिजन्स हो रही हैं तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हायर आ गई, यानी वो ज़्यादा सीधा, कम भटकेंगे तो ज़्यादा सीधा डायरेक्शन में जाएंगे, तो यानी कि आपका करंट जो होगा वो हायर आएगा। स्मॉलर टो है यानी ज़्यादा कोलिजन्स हो रही हैं यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है और आपका करंट भी कम आ जाएगा। ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। टो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मोबिलिटी की बात करें तो हर एक चार्ज कैरियर की हम अलग से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। होती क्या है मोबिलिटी, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कितना, असल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही तो है जो करंट को पैदा कर रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ई टो बाय एम था ना, यहाँ पे ई कैंसिल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आता है ई टो बाय एम, जहाँ पे ई आपका चार्ज है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ऐसा यूनिट भी याद रखना है, ठीक है। देन बात करते हैं हम टेम्परेचर की डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस पे। सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस का भी आ सकता है कि आर टेम्परेचर पे कितना है, आर जो नोट पे था 1 + अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पर रो टी यानी नया रो जो टेम्परेचर चेंज करना, मान लो मैंने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया और मैं निकालना चाहती हूँ क्या मेरी रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ी है, तो वो वाली रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, जो मेरी 10 डिग्री पहले थी वो रेजिस्टिविटी इंटू 1 + अल्फा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, जो कि कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर्स के लिए नेगेटिव, डेल्टा टी यानी कितना टेम्परेचर के अंदर चेंज हुआ है। केल्विन में भी हो सकता है, सेल्सियस में भी, क्योंकि चेंज लिखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ज़्यादा आर होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा कोलिजन्स होंगे जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट दोनों ही कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी को अगर हम टेम्परेचर से देखें तो इस तरीके से वेरी करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर्स में इंक्रीज होती है बट सेमी कंडक्टर्स में डिक्रीज होती है। सेमी कंडक्टर्स में करंट ज़्यादा तेज़ी से भागता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स का अल्फा जो है वो नेगेटिव आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, कितना वर्क डन हुआ इन मूविंग अ चार्ज, है ना, तो पोटेंशियल था हमारे पास, वर्क डन बाय चार्ज, ये चला गया उधर, तो वर्क डन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ रही है, वो वर्क डन कितना हो गया आपका VIT के बराबर, VQ के बराबर, Q आपका IT था। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं, ये दे तो रही है, किस रेट से इसका कंजप्शन हो रहा है, वही इलेक्ट्रिकल पावर है। इसको हम लिख देंगे VI या फिर I² R या फिर V²/R। यहाँ पे इस वर्क डन को ही डिवाइड किया है टाइम के साथ पावर को निकालने के लिए। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है EMF ऑफ अ सेल। EMF क्या मेजर करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी। EMF की बात करूं तो एनर्जी कितनी दी है किसी सोर्स ने पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी दी जा रही है वही EMF होती है। वोल्टेज कितनी एनर्जी यूज हो रही है पर यूनिट चार्ज। जब आपके पास करंट 0 होगा तो EMF जो है एग्जिस्ट करती है और उस टाइम पे EMF और पोटेंशियल जो है वो बराबर होते हैं। EMF करंट को कोज करती है, यानी EMF थी इसी वजह से करंट आया, एंड करंट आया उसी की इफेक्ट होता है कि वोल्टेज भी आई। ये प्रॉपर्टी है एक सोर्स की, एक सेल की, और ये प्रॉपर्टी है सर्किट की। आई होप इट्स क्लियर। टर्मिनल वोल्टेज, जब एक क्लोज्ड सर्किट होता है उस टाइम पर जो वोल्टेज होती है दैट इज इक्वल टू कितनी EMF है -IR, जो R है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की। करंट कितना हो जाएगा, EMF क्या है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज के अंदर अगर ज्वाइन है तो आपकी EMF सिंपली ऐड होगी, रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होगी। करंट आपको अगर आइडेंटिकल सेल्स अगर ज्वाइन है सीरीज में तो NE/R + NR, ये N जो है यानी स्मॉल r के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। पैरेलल में 1/, करके ये इस तरीके से ऐड होते हैं और E आपका इस तरीके से लिखा जाता है, और I यहाँ पर आपका MEM कैपिटल R + R, यानी यहाँ पर M आपका कैपिटल R से होता है, एंड जब मिक्सड होगा तो यहाँ पर M कैपिटल R के साथ N स्मॉल r के साथ ऊपर MNE आ जाएगा। किरचॉफ्स लॉ को हमने समझ ही लिया, कितने पहला रूल है जंक्शन रूल, यानी कितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा।
लूप रूल क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस का एक क्लोज लूप के अंदर अगर हम उनको अलजेब्रिक सम करते हैं तो वो ज़ीरो आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज हम अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए फाइंड कर रहे थे। R1/R2 जब R3/R4 के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे कोई करंट नहीं होगा, या मैं कहूँ जब यहाँ पे कोई करंट नहीं है तब ये बैलेंस्ड कंडीशन है, यानी R1/R2 R3/R4 के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।